हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ आरआरबी एनटीपीसी 2024 स्पेशल सेशन। तो चलिए देखते हैं आज के पहला प्रश्न। और इससे पहले भी अभी तक आपके 4 क्लासेस हो चुके हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना किससे कर सकते हैं? ये प्रश्न है। तो ये किससे कर सकते हैं? तो जल धाराओं से कर सकते हैं, नदी में जल धाराओं से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और साइंस का प्रश्न है और आपको सारे विषय का प्रश्न मिलेगा इस सेशन में। जीके जीएस का टेंशन आपको लेना ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब जानते हैं कि और क्या प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जब पूछेगा तब क्या हो जाएगा? एम्पियर। और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो ऐसे प्रश्न इम्पॉर्टेंट होते ही हैं। वहीं बात करें और क्या पूछ लिया जाता है कि विद्युत धारा को मापा किस में जाता है। ये तो एसआई मात्रक हो गया, लेकिन इसे मापा किस में जाता है? तो इसे आमीटर में मापा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि आमीटर में मापा जाता है किसको? तो विद्युत धारा को। और क्या प्रश्न पूछा जाता है? तो अगर कहेगा कि देखिए जैसे कि सेंटेंस रिलेटेड रेलवे में काफ़ी प्रश्न पूछता है। तो अगर आपसे पूछे कि एम्पियर धारा क्या है, तो 1 कूलाम्ब प्रति सेकेंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को ही क्या कहते हैं? एम्पियर धारा कहते हैं। तो इसमें बस इतना पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है। अब आ जाइए आज के प्रश्न नंबर 2 की ओर। पुरुष के शिश्न, इसको शिश्न कर लीजिएगा, इस तरह से लिखाएगा। पुरुष के शिश्न का शिखर भाग क्या कहलाता है? तो इसका जो शिखर भाग है वो कहलाता है ग्लांस। ऑप्शन नंबर बी। वहीं जानते हैं और क्या। अगर पूछे कि पुरुष में शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो पुरुष में शुक्राणु जो है वृषण में उत्पन्न होते हैं। ये आपको ध्यान रख लेना है, उत्पन्न होते हैं। वहीं बात करें कि पुरुष के शरीर से बाहर होता है जो क्या रहता है? वृषण स्थित रहता है, क्योंकि शुक्राणु शरीर के तापमान से 2-3 डिग्री सेल्सियस मतलब तापमान पर ही क्या होता है? परिपक्व होता है। वही है जो वृषण होता है वो किसका उत्पादन करता है, ये भी पूछा जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन का क्या करता है? उत्पादन करता है। और यह पुरुष सेक्स हार्मोन है। और काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा होगा? तो टेस्टोस्टेरोन होगा। वहीं बात करें पुरुष का, अगर आपसे प्रमुख जनन अंग पूछ दे, पुरुष का प्रमुख जनन अंग, तो ध्यान रख सकते हैं। एक तो वृषण जान गए, एक शुक्रवाहिका। क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका। हो सके पूछ दे इनमें से कौन नहीं है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन है। शुक्रवाहिका और क्या? स्खलनीय। ये सब क्या है? पुरुष का प्रमुख जनन अंग है। तो इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब आइए प्रश्न नंबर 3 की ओर। अभी आपको सिर्फ साइंस के प्रश्न मिल रहे हैं, आगे आपको सारे विषय के धीरे धीरे मिलते जाएंगे। पृथ्वी की ऊपरी सतह में पाया जाने वाला या सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन या फिर हाइड्रोजन। तो यहाँ हो जाएगा कौन सा? ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। वहीं अगर बात करें कि इसके बाद कौन होगा भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन के बाद, तो इसके बाद आएगा सिलिकॉन जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, तो ध्यान रखना है। वहीं बात करें पृथ्वी का ऊपरी भाग ही क्या कहलाता है?
भूपर्पट्टी। तो यहाँ तो दिया ही है कि पृथ्वी का ऊपरी सतह यानी कि भूपर्पट्टी। वहीं बात करें कि पृथ्वी की ऊपरी परत में लिख सकते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी प्रधानता है, तो सियाल, सीमा और क्या, नीफे धातुओं की प्रधानता है। तो ये एक पॉइंट नोट यहाँ पर से कर सकते हैं। जो आपको इससे रिलेटेड पॉइंट बताया जाता है वो आप लोग नोट डाउन जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा चौथा नंबर प्रश्न। स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं, तो ये करते हैं 1% ग्रहण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब और क्या यहाँ पे पूछ सकता है, जान सकते हैं, तो यही तो पृथ्वी पर अगर आप पूछ ले कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है, तो ये तो सबको पता होगा कि पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सर्व प्रमुख स्रोत है वो क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। और यहाँ सूर्य की बात आई है तो जानना जरूरी है। वहीं अगर बात करें कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्ता का हरा रंग, पत्ता का हरा भाग किसके द्वारा भोजन बनाता है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो क्लोरोफिल के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा क्या करता है। अगर पूछे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्ते के हरे भाग द्वारा कौन भोजन किसके द्वारा भोजन बनाता है या बनता है, तो क्लोरोफिल के द्वारा। वहीं बात कर ले अगर क्लोरोफिल के केंद्र में किसका अणु पाया जाता है, तो इसके केंद्र में यानी कि क्लोरोफिल के केंद्र में Mg कहने का मतलब है मैग्नीशियम का क्या पाया जाता है, अणु पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी, ये चूँकि सारा पॉइंट किससे संबंधित है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ही, तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें लाल रंग में सर्वाधिक होता है। तो ये एक पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में सर्वाधिक होता है। पूछ देगा किस रंग में सर्वाधिक होता है, तो लाल रंग में सर्वाधिक होता है। अब आइए अगला प्रश्न, जो कि होगा हमारा 5वां नंबर प्रश्न, और ये आ गया अब आपका ज्योग्राफी का प्रश्न। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट दिवस है और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है। ये मनाया जाता है 22 मई को, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसी तरह और क्या जैसे कि पूछ देता है, ये तो हो गया जैव विविधता दिवस। एक ध्यान रखिएगा विश्व वन्य जीव दिवस, जो कि काफ़ी बार अधिकतर एग्जाम में आपको दिखेगा प्रश्न। तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को, ये ध्यान रख लेना है। वहीं अगर आपसे पूछे विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस, तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। ठीक, और क्या ध्यान रख सकते हैं, विश्व जल संरक्षण दिवस। ये सब देखिए ज्योग्राफी का भी टर्म है, करेंट अफेयर के हिसाब से भी पूछ सकता है, और क्या कहता है आपका ये साइंस के हिसाब से भी, पर्यावरण के हिसाब से भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखना है, विश्व जल संरक्षण दिवस का अगर बात करेगा तो 22 मार्च को हो जाएगा। उसी तरह अगर जल संसाधन दिवस आपसे पूछेगा, और ये इम्पॉर्टेंट डेट हैं, मतलब कि दिवस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो अगर एक तरह कलेक्शन मिल रहा है आपको तो नोट डाउन ज़रूर करें। तो जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ठीक, तो इतना काफ़ी है यहाँ पे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 6ठा नंबर प्रश्न। कितने यामियोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है,
तो ये जो निर्धारित की जाती है 180 डिग्री याम्योत्तर के साथ साथ, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। वहीं बात करें तो 180 डिग्री याम्योत्तर के पूर्व में समय जोड़ा जाता है और पश्चिम के समय में घटाव किया जाता है। तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर सकते हैं कि 180 डिग्री याम्योत्तर के पूर्व के समय क्या होता है, जोड़ा जाता है। पूर्व के समय अगर रहेगा तो क्या होगा, जोड़ा जाएगा, और वहीं पश्चिम के समय रहेगा 180 डिग्री याम्योत्तर के पश्चिम के समय रहेगा तब क्या होगा, घटाव किया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट इसमें ध्यान रख लेना, ठीक। और 180 डिग्री याम्योत्तर जो है एक काल्पनिक रेखा है जो कि क्या करता है, वृत्त को 2 भागों में बांटता है। तो ये सब जानकारी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो पॉइंट नोट डाउन कराना रहता है हम खुद बोलते हैं। अब आइए आज के प्रश्न नंबर 7 पे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो अभयारण्य है कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं अगर बात कर ले कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य जो है इसका वर्तमान नाम क्या है, वर्तमान नाम आपसे पूछ सकता है। तो रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क ये या राष्ट्रीय उद्यान इसको कह सकते हैं, ठीक। पूछेगा कि जिम कॉर्बेट मतलब जिम कॉर्बेट है जो जिम कॉर्बेट के नाम पर ही रखा गया है, और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। भारत का सबसे राष्ट्रीय पुराना पार्क कौन सा हो जाएगा, तब जिम कॉर्बेट ही हो जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट बन जाता है, सबसे पुराना राष्ट्रीय, भारत का सबसे राष्ट्रीय पुराना पार्क, इस तरह से लिख सकते हैं। वहीं बात करें इसका बनाया कब गया था या स्थापना कब हुआ था, तो 1936 में, ठीक। और क्या पूछ लिया जाता है, एमपी का अगर एक ध्यान रख सकते हैं, काफ़ी बार पूछा गया, तो कान्हा नेशनल पार्क, ठीक, कान्हा नेशनल पार्क। और तमिलनाडु का ध्यान रख सकते हैं, वेदांत जल अभयारण्य वहाँ का पूछा गया है जो कि जलीय पक्षी से संबंधित है। और एक पूछा जाता है डंपा अभयारण्य जो कि मिजोरम में स्थित है। तो यहाँ पर डंपा अभयारण्य बहुत कम ही लोग सुने होंगे, तो लिख ही देते हैं, रुक जाइए थोड़ा अच्छा से लिख दें। डंपा अभयारण्य ये कहाँ है, तो ये मिजोरम में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो कर्नाटक में है। एक रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है, वो हिमाचल प्रदेश में है। तो कुछ आप लोग सुन के भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आइए आज के 8वें नंबर प्रश्न पे। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? तो ये जो कितना परसेंट है, 29% भाग। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है, इसलिए इसको स्थलीय गोलार्ध भी कहता है, जिसमें ग्लोब का कितना भाग स्थलीय, तो 61%। तो इस तरह से सिर्फ लिख लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है, जिसमें ग्लोब का, ये आप ही लोग के लिए पॉइंट लिखा जाता है ताकि आप भी लिखिए और आपका नोट तैयार हो और आपके रिवीजन के लिए अच्छा भी रहेगा। 61% भाग क्या है, स्थलीय है। तो इसमें ये जान गए। वहीं दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात कर ले, ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात कर ले तो दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 81% भाग है जो जल से है।
लगभग बात कर रहे हैं 81%, इसलिए इसको जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है और इसको स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध वाले को। ठीक, और उत्तरी गोलार्ध में विश्व का क्या है, लगभग 90% जनसंख्या निवास करता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि किस में 90% लगभग जनसंख्या निवास करता है, तो उत्तरी गोलार्ध में 90% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 9वां नंबर प्रश्न। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए, ये प्रश्न आपको कोई भी एग्जाम में इतना बार ये पूछा गया है ना, ये खुद में इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न को भूलना ही नहीं है। चाहे रेलवे दे लीजिए या हर जगह ये आपको प्रश्न दिखेगा, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख है जो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। समान नागरिक संहिता के तहत क्या है कि अलग अलग समुदाय के लिए लागू धार्मिक कानून की जगह सभी नागरिकों के लिए क्या है, एक कानून को मान्यता देना है। वहीं अनुच्छेद 41 के अंतर्गत अगर बात कर लें तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार का उल्लेख है। काम, शिक्षा, इस तरह से लिख सकते हैं, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। लोक सहायता पाने का अधिकार है इस अनुच्छेद में। वहीं अनुच्छेद 43 की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत कामगारों को क्या है, नियोजित मजदूरी और राज्य को लघु उद्योग के विकास का निर्देश दिया गया है। तो मेनली ये आप 44 जरूर ध्यान में रखिएगा, मेरा यही कहना है। अब आ जाइए आगे की ओर, जो कि होगा हमारा आज का 10वां प्रश्न। लोकसभा के लिए कुल कितना कोरम है? तो ये कितना कोरम है, तो कोरम है जो कुल सदस्यों का 10वां भाग है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, यानी कि लोकसभा की बैठक या फिर कार्यवाही शुरू करने के लिए कुल सदस्यों का 10वां भाग यानी कि 1/10 उपस्थित होना क्या है, अनिवार्य है। तो इसीलिए इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। वही बात करें अनुच्छेद 100 के तहत, किसके तहत, 100 के तहत संसद की दोनों सदनों हेतु कोरम का उल्लेख है। तो अगर आपसे पूछे कोरम का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 100। लोकसभा में कोरम का मतलब क्या हुआ, लोकसभा में कोरम अर्थात कह सकते हैं कि 545 में भागा दे दीजिए 10 से, यानी कि 54.5, यानी कि 55 सदस्यों का होता है। सदस्य में इस तरह से ध्यान से रख सकते हैं। और राज्यसभा में 245 में 10 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 24.5, और यानी कि 25 सदस्यों का होता है। यहाँ हमसे लोकसभा का पूछा गया था। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 11 पे। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाता है, तो आप लोग वहाँ भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको प्लीज़ अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितना हो सके आप लोग लाइक शेयर भी करें। और इससे संबंधित अगर आपका कोई सुझाव प्रश्न हो तो अपना दिया करें सुझाव। आइए 11 नंबर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो ये जो किससे संबंधित है, संवैधानिक सुधार से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यही बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1919 को ही माउंट चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस अधिनियम को जाना जाता है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू एक साथ क्या हुआ था, उच्च स्तरीय दल स्थिति का जायजा लेने के लिए क्या आया था, भारत आया था। और इसी दल का अध्ययन के आधार पर 1918 में ये एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था इसके द्वारा। तो बस ये ध्यान रख लेना है इसमें। चलिए अब बढ़ते हैं आज के 12 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि देख लेंगे। भारत में सूचना का अधिकार है।
मूल अधिकार, विधिक अधिकार, ए और बी दोनों होगा या फिर ना तो ए और ना ही बी। तो जो सूचना का अधिकार है भारत में वो विधिक अधिकार है। तो कहाँ है विधिक अधिकार? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, वहीं बात करें अगर सूचना के अधिकार की, तो ये 2005 में ये कानून बनाया गया था। 2005 में बनाया गया कानून है। ठीक, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार के समान है। तो ये कथन ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार के समान है। ठीक, और लोकतांत्रिक देश में जनता को विकासात्मक कार्य की जानकारी प्राप्त करना भी अधिकार है और इसके आधार पर ही यह कानून बनाया गया है। लेकिन जो ये सूचना का अधिकार है वो भारत में विधिक अधिकार है, ये भी ध्यान रख लेना है। अब आ जाइए अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 13 नंबर। और हाँ, आप लोगों के लिए एक 10 मिनट शो भी लाया जा रहा है। उसमें आपको एक टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु बनेगा, द 10 मिनट शो बाय पीजे, उसको देखिएगा। 10 मिनट में आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु बन सकता है एग्ज़ाम के लिए वो आपको बताया जाएगा। तो आप लोग रेगुलर सेशन दोनों देखा कीजिए, एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। 13 नंबर की बात करें, किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई? तो स्थापना हुई थी 1965 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन वही बात करें, ये तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी ना 1965 में, लेकिन इसका नाम बाद में बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग इसका नाम कर दिया गया। कब ये नाम कब कर दिया गया, ये ईस्वी भी पूछा जाता है। तो 1985 में, ठीक से लिख देते हैं, 1985 में कर दिया गया। अगर मुख्यालय पूछ ले कि मुख्यालय कहाँ है इसका, कृषि लागत और मूल्य आयोग का मुख्यालय, तो मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली। तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, तो इसमें और कोई पॉइंट ऐसा बनेगा नहीं जो कि आपको, और ये कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से ही इसकी स्थापना हुई है। 14 नंबर की ओर बढ़ जाते हैं। इनमें से कौन महीना बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला है? इस प्रश्न में बहुत लोग गलती करेंगे, तो इसको ध्यान देना ही एक प्रश्न कि कौन सा महीना, जो ऑप्शन चारों दिया हुआ है उसमें से कौन सा महीना और कहाँ बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला है? तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जून का महीना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चूँकि 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच क्या होता है? सूर्य उत्तरायण होता है। अच्छा, आपसे पूछे कि बिहार किस गोलार्ध में स्थित है, एक पॉइंट ये ध्यान रख लीजिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और 21 जून बात कर रहे हैं अगर जून की, तो 21 जून को सूर्य है जो उत्तरी गोलार्ध में क्या करता है? कर्क रेखा पर चमकता है। तो 21 जून को क्या होता है? सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर चमकता है, जिसके कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध पर दिन सबसे लंबा होता है और रात सबसे छोटा होता है। ये भी ध्यान रखना है कि रात सबसे छोटा होता है और दिन सबसे लंबा होता है। ठीक, और वहीं 22 दिसंबर की अगर बात कर ले, देखिए ऑप्शन में दिसंबर भी है कि 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को क्या होता है कि सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। किस पर चमकता है? मकर रेखा पर। और यहाँ किस पे चमकता है? तो कर्क रेखा पर। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। मकर रेखा पर चमकता है, इसलिए इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? दिन लंबा एवं रात छोटा है इस दिन होता है। जब दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा रहेगा तब होगा 22 दिसंबर, और उत्तरी गोलार्ध रहेगा और छोटा रहेगा
और दिन सबसे लंबा रहेगा तब होगा 21 जून। डेट के अनुसार ध्यान में रख लेना है, दिन लंबा रात छोटा। नोट डाउन करिएगा, रिवीजन में आपको आसानी करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, जो कि होगा हमारा 15 नंबर प्रश्न। देख ही रहे हैं आपको सारे विषय का जीके जीएस शामिल किया गया है, तो पढ़िए बस आप लोग, और क्या। हाल ही में G7 की संस्कृति मंत्रियों की विशेष बैठक आयोजित कहाँ की गई। करंट का क्वेश्चन आ गया और ये 2024 की ही बात हो रही है कि G7 की संस्कृति मंत्रियों की विशेष बैठक कहाँ की गई। तो ये कहाँ की गई है, इटली के नेपल्स में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और आपको हर महीने करंट अफेयर टॉप 50 पढ़ाया जाता है हर महीने का, वो भी फुल डिटेल्स के साथ। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियो जाके देखा कीजिए। तो जब बात आ गई है G7 की तो कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले तो G7 है, यानी कि इसमें 7 देश हैं। वो 7 देश का कभी क्रम दे देगा, कभी पूछ देगा कौन शामिल नहीं है, तो नाम जान लीजिए। एक है जापान, अमेरिका, और कौन, यूनाइटेड किंगडम, और कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली। ये क्या हैं, G7 के सदस्य हैं। यही 7 देश इसमें शामिल है। और पूछेगा कि भारत इसका सदस्य है कि नहीं, तो भारत इसका सदस्य G7 का नहीं है, ये ध्यान में रखना है। और 2024 की विशेष बैठक नेपल्स के, इटली के नेपल्स में हुई है। चलिए अब बढ़ जाते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, कावेरी, गंगा, सरस्वती, यमुना। तो बताइए, बिहार वाले कभी गलती करेंगे इस प्रश्न को, तो कौन सा हो जाएगा, गंगा नदी, जो कि सबसे पवित्र नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। वहीं गंगा नदी की बात कर लें तो बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है, बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है पूछा जाता है, तो 12 जिला से। कितना जिला से, 12 जिला से। क्रम पूछ सकता है तो याद रख सकते हैं, सुन लीजिए क्या लिखे इसको। बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण हो गया, पटना हो गया, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। ऐसा लग रहा है जैसे कि बस पे बिठाने के लिए आप लोग को बुला रहे हैं कि खगड़िया कटिहार। बस आपको जानकारी के लिए बता दिए कि वो 12 जिला कौन सा है जिससे गुजरती है। वहीं अगर आपसे पूछे कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई, बिहार में गंगा नदी की लंबाई तो 445 किलोमीटर, ये ध्यान में रखिएगा। वही गंगा को भारत की सबसे पवित्रतम नदी माना जाता है, ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऐसे भी जानते हैं। और अगर सिर्फ पूछे कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, ये तो बिहार का हुआ 445, लेकिन अगर गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर, ये ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आज के 17 नंबर प्रश्न की ओर। अब आ जाइए 17। और आप लोग 10 मिनट शो जो स्टार्ट होने वाला है, आपको सेशन मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग जुड़ जाइए, उसको देखा कीजिए, दोनों सेशन अटेंड किया कीजिए, आपके लिए रेगुलर 2 क्लास मिलते रहेंगे। इनमें से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल थे। तो बम कांड में जो शामिल थे अलीपुर से कौन, या ऐसे पूछेगा इससे संबंधित कौन थे, तो अरबिंदो घोष, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, वही बात करें अलीपुर षड्यंत्र को एक और नाम से भी जाना जाता है, तो वो नाम कौन सा है, मनिक टोला। कौन सा टोला, मनिक टोला बम षड्यंत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है, अलीपुर बम कांड को। और इसका संबंध कितने वर्ष के मामले से, 1908 का। तो ये भी पूछ सकता है कि अलीपुर षड्यंत्र का संबंध किस ईस्वी से आपराधिक मामलों से है, तो 1908 से। ठीक, और ये सरकार के खिलाफ युद्ध के आरोपों के तहत कलकत्ता के अलीपुर न्यायालय में 1908 से 9 के बीच केस चलाया गया था, जिसमें इस षड्यंत्र से बारिंद्र घोष,
और अनुशीलन समिति के 37 सदस्यों का संबंध भी जोड़ा गया था। बाकी तो आपको पता है कि राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध किस कांड से है, तो ये दोनों का संबंध है काकोरी कांड से। किस कांड से? काकोरी कांड से। और चंद्रशेखर आज़ाद जी क्या किए थे? अल्फ्रेड पार्क में अंतिम गोली स्वयं को मार लिए थे और भगत सिंह को तो फांसी दे दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 18 नंबर। हुएन सांग ने किसके राज्य का दौरा नहीं किया? तो पहले जानेंगे कि किसका किया। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में तो हुएन सांग भारत आया ही था, तो ये तो होगा नहीं। पुलकेशिन द्वितीय में के राज का दौरा भी ये किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम का भी किया था, जिसका नहीं किया था वो था महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। जो बादामी का चालुक्य शासक था कौन? पुलकेशिन द्वितीय। इस तरह से रख सकते हैं, ये बादामी के चालुक्य शासक थे कौन? पुलकेशिन द्वितीय। और जो नरसिंह वर्मन की बात है तो ये पल्लव वंश का। किस वंश का? पल्लव वंश का। और ये दोनों तीनों का दौरा किया था। वही अगर आपसे पूछे कि हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन का। कुछ कुछ आप लोग सुन के भी नोट डाउन करिए, क्योंकि उतना लिखना पॉसिबल नहीं है फुल सेंटेंस को। वहीं बात करें हर्षवर्धन जो है किस राजवंश का शासक था? हर्षवर्धन की अगर बात कर ले तो ये था जो पुष्यभूति राजवंश का। पुष्यभूति राजवंश का शासक कौन था? हर्षवर्धन। ठीक, पुष्यभूति ने ही क्या किया था? थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की स्थापना किया था, इसीलिए इसका पुष्यभूति राजवंश नाम है। और हर्षवर्धन ने हुएन सांग को राजकीय अतिथि का भी दर्जा दिया था। कौन सा अतिथि? तो राजकीय अतिथि का भी दर्जा दिया था हुएन सांग ने। किसको? हर्षवर्धन ने दिया था हुएन सांग को, जो कि हुएन सांग ना आया था इसके राज दरबार में। और एक पूछा जाता है कि हर्षवर्धन या हर्ष का दरबारी कवि कौन था? हर्ष का दरबारी कवि, तब क्या हो जाएगा? बाणभट्ट। चलिए बढ़ जाते हैं आज के 19वें नंबर प्रश्न की ओर। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए, आप लोग कमेंट भी करिए और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। 18 नंबर प्रश्न पे जाने से पहले यहाँ का एक नियम है। तो वो नियम क्या है कि आपसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं डेली, और आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना रहता है। तो आप लोग दिया कीजिए। कल जो प्रश्न पूछा गया था उसका तो बहुत सारे लोग आंसर ही गलत दिए हैं, जबकि आपको सब डिटेल में पढ़ाया हुआ है। पहले आज का प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जाएगा। अलीगढ़ जो कि यूपी का नगर है, ये किस उद्योग से जुड़ा है? आपको ये बताना है। ठीक, किस उद्योग से जुड़ा है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आपके लिए वित्त आयोग। ये सब आपको डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं। वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है आपके लिए दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये आपको बताना है। अब कल वाले सेशन में जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर जानते हैं, तभी आप लोग देखिएगा कि कितना लोग हम पूछे क्या है और आप लोग जवाब क्या दे दिए हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछे थे दिल्ली चलो नारा किसने दिया है? तो ये किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये आपको कट शॉर्ट में लिख देते एससी बोस। दूसरा प्रश्न आपसे पूछे थे कि संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो ये देन है शून्यकाल। देखिए ये दोनों प्रश्न का आंसर अधिकतर लोग सही दिए। तीसरा जो प्रश्न था ना, आपसे पूछे थे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है, तो बहुत लोग इसका अन्य नाम बता दिए, बहुत लोग इसका रासायनिक नाम बता दिए, जबकि हम आपसे पूछे क्या थे? रासायनिक सूत्र। तो जब रासायनिक सूत्र पूछे थे तो NaHCO3। ठीक, चलिए अब बढ़ जाते हैं आज के
19वें नंबर प्रश्न की ओर। उनके संगठन के आधार पर क्रम से सजाएं। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। बॉम्बे एसोसिएशन, इसकी स्थापना वर्ष की अगर बात कर ले बॉम्बे एसोसिएशन का, तो कब हुआ था? 1852 में। ठीक। वहीं क्या है? मद्रास महाजन सभा, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1884 में। इंडियन एसोसिएशन तो 1876 में। इंडियन लीग, तो इंडियन लीग 1875 में। अब क्रम में हमको इसको सजाना था, तो जिस अकॉर्डिंग आएगा वही हो जाएगा। जैसे सबसे पहले क्या आ जाएगा? तो पहला नंबर पर पहला ही आ जाएगा। दूसरा नंबर पे आ जाएगा चौथा, तो फिर आ जाएगा 4 नंबर, फिर आ जाएगा आपका 3 नंबर, और फिर आ जाएगा आपका 2 नंबर। तो ये हो गया इसका सही क्रम उसके वर्ष के अनुसार। वहीं बात करें कि जो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बॉम्बे एसोसिएशन यहीं पर लिख देते हैं, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई, आप लोग अच्छे से नोट डाउन करिएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और यहाँ क्या है? मद्रास महाजन सभा, तो इसकी स्थापना जो की गई थी, ऐसे लिख देते हैं, मद्रास महाजन सभा की स्थापना ये की गई थी किसके द्वारा? M.B. राघवचारी। M.B. राघवचारी, और नाम भी इसमें जुड़ा हुआ है, आनंद चार्लू। तो और इसको ध्यान रख लेना है। वहीं बात करें इंडियन एसोसिएशन की, तो ये तो आपको पता है, बहुत बार बताए हैं। तीसरा नंबर इंडियन एसोसिएशन, S.N. बनर्जी या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और कौन थे इनके साथ में? आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। अब बचा कौन लास्ट में? एक इंडियन लीग। तो इंडियन लीग का स्थापना कौन किए थे? इंडियन लीग की अगर बात करें तो शिशिर मोहन घोष ये किए थे। सबका आप अच्छे से नोट डाउन सजा के कीजिएगा, हम तो जैसा जगह है उसके अकॉर्डिंग आपको बताएं, आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा। अब आइए आज के प्रश्न नंबर 20 पे। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। लेकिन वही पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इसी के बाद क्या हुआ था? मुगल वंश का स्थापना बाबर कर दिया था। लेकिन यहाँ दूसरी लड़ाई पूछी गई है जो कब हुई थी? तो 1556 में हुई थी, और अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ठीक। और इस युद्ध में जीता कौन था? तो जीता था अकबर, और हेमू हार गया था। वही क्या कहता है, हेमू जो था हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला था। और पूछ लिया जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला तथा दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमू हो जाएगा, जिसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य। और प्रश्न क्या बोले एक बार आप लोग फिर से सुनिए, तभी ये आंसर होगा कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला तथा दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तब क्या हो जाएगा? हेमू। और हेमू जो था आदिल शाह का भी योग्य सेनापति था। तो ये सब आपको ध्यान में रख लेना है। बाकी तो पानीपत का तीसरा लड़ाई आपको हम बता भी चुके हैं, मराठा का नेतृत्व हुआ था उसके। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और भी टॉप प्रश्नों को कलेक्शन के साथ। तो आप लोग चैनल से जितना हो सके जुड़िए। थैंक यू।